नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आईसीएसई बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम के साहित्य सागर में संक्षिप्त कहानियों में संकलित द्वितीय कहानी काकी, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बाल मनोविज्ञान क्या होता है और किस तरह से वह अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, इस बात को उन्होंने प्रस्तुत की है। कहानी का पात्र श्यामू मातृवियोग से उत्पन्न पीड़ा को किस तरह से अपने जीवन में आत्मसात कर रहा है, किस तरह से उसको वह महसूस कर रहा है, किस तरह से वह अपनी माता से मिलने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है और इस कहानी का अंत क्या होता है, यह इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब यह कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी मां नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं। भूमि शयन करना का मतलब है जमीन पर सो रही है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, अर्थात रो रहे हैं। लोग जब उमा यहाँ पर श्यामू की माँ का नाम है। श्यामू अपनी माँ को काकी कहकर के बुलाता था, जबकि वास्तव में उनका नाम उमा था। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। हिंदू रीति रिवाज में वैसे भी बच्चों को किसी के मरने के बाद उसे वहां से दूर ही रखा जाता है, जिससे उसके मन में वियोग न पैदा हो। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। याद रखिएगा, बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ अर्थात उसकी काकी अर्थात उमा मामा के यहाँ गई है। परंतु असत्य के आवरण में, असत्य यानी झूठ, आवरण यानी पर्दा, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध यानी नादान मासूम बालकों के मुंह से ही वो प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन यानी रोना तो क्रमशः यानी धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक यानी दुख शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर यानी बाद एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर यानी अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता अर्थात गीलापन जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, उसकी नमी बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्तल अर्थात हृदय में वह शोक, वह दुख, वह पीड़ा जाकर बस गया था। वह प्रायः अर्थात अक्सर अकेला बैठा बैठा शून्य मन से, खाली मन से आकाश की ओर देखा करता, ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, प्रसन्न हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका, ये उसके पिता हैं। अपनी माता को काकी और पिता को काका कहकर के वह बुलाया करता था। मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क
अर्थात उनका मन कहीं लगता नहीं था। रहा करते थे, अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, बहुत जिज्ञासु था, तीव्र इच्छा थी। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर, खूंटी यानी अंग्रेजी में जिसको हुक कहते हैं, गांव में जो है लकड़ी की बनी होती है और उसके ऊपर कपड़े या और भी सामान रखे या टांगे जाते हैं। पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और उस पर चढ़कर कोट की जेब टटोली, ढूंढी। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार अर्थात खोज करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क हम उम्र साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी यानी दीदी से कहकर गुप चुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। क्या था? अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, एक मुश्किल है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी, कैसी रस्सी? मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए भोला को श्यामू से अधिक समझदार कहा गया। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई। उसे विश्वास हो गया कि उसकी बात में दम है। परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम अर्थात पैसा नहीं है, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब यानी युक्ति से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। कितना निकाला? 1 रुपया। पहले कितना निकाला था? 1 चवन्नी। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी यानी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से। किससे? जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। यही है बाल मन, यही है बाल मनोविज्ञान, यही है बच्चों की सोच। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, प्रसन्न मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, अचानक शुभ कार्य में विघ्न यानी अड़चन की तरह उग्र रूप धारण किए, क्रोध के साथ, बहुत ही क्रोधित विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर घबराकर एक ही डांट में मुखबिर यानी गवाह हो गया। उसने पोल खोल दी। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि अर्थात जब आदमी सोचने की अवस्था से दूर हो जाता है या सोचने की स्थिति में नहीं रहता है, उसका मस्तिष्क जो है जब सोचने का काम बंद कर देता है, ऐसी अवस्था में वे खड़े रहे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। और तब उनके समझ में आया कि एक पिता होने के नाते उनसे क्या चूक हुई है, क्या गलती हुई है। इस कहानी का उद्देश्य, कहानीकार ने जो कुछ इस कहानी के माध्यम से कहना चाहा है,
वास्तव में कहानी बहुत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते और इसीलिए इस कहानी को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से एक बालक के मन के विचारों को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया और बताया है कि हमें बालकों के इस रूप पर भी, इस सोच पर भी, उनके जीवन के इस उथल-पुथल पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको पता है इस कहानी में कुल 3 मुख्य पात्र हैं। एक तो श्यामू है, दूसरा भोला है, तीसरा विश्वेश्वर है। श्यामू इस कहानी का मुख्य पात्र है। जो एक अबोध बालक है, वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता है तथा उसका वियोग नहीं सह सकता। वह इतना अबोध, इतना मासूम, इतना नादान है कि उसकी माँ का मृत शरीर एक कपड़े से ढका हुआ भूमि पर रखा हुआ था, तो वह समझ नहीं पाता कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। घर के लोगों को रोते बिलखते देखकर भी उसको समझ में नहीं आया। इसलिए जब लोग उसकी माँ के शव को स्मशान ले जाने लगे, तो उसने बहुत उपद्रव मचाया और कहा, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? लोगों ने जब उसे बताया कि उसकी काकी राम के यहाँ गई है, तो उससे विश्वास नहीं हुआ। पहले तो लेकिन विश्वास कर लिया उसने। एक दिन उसने एक पतंग के द्वारा अपनी काकी को राम के यहाँ से बुलाने की योजना बनाई, युक्ति बनाई। उसे पूरा करने के लिए उसने अपने पिता के कोट से पैसे भी चुराए। श्यामू एक संवेदनशील, भावुक, अबोध बालक है और इसी बालक पर यह पूरी कहानी रचित है। दूसरा बालक है भोला। भोला सुखिया दासी का लड़का है। श्यामू का हम उम्र है या समवयस्क है, पर वह श्यामू से अधिक समझदार था। जब उसने श्यामू की बात सुनी तो कहा कि पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि पतली डोर को पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती, वह टूट जाएगी। भोला अत्यंत डरपोक भी था, इसलिए जब विश्वेश्वर ने डांट कर पैसे चुराने के संबंध में पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी। श्यामू की तरह वह भी बालकों की तरह भावुक था, अबोध था, भले थोड़ा उम्र में श्यामू से बड़ा था। विश्वेश्वर जो श्यामू के पिता हैं, जो अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण अन्य मनस्क रहते हैं, उदास रहते हैं, मन कहीं नहीं लगता। एक दिन जब उन्होंने देखा कि उनके कोट से कुछ पैसे गायब हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया और जब भोला ने सारी बात उन्हें बता दी तो क्रोध में आकर उन्होंने श्यामू को 2 तमाचे भी जड़ दिए। पर जब उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा तो उनका क्रोध गायब हो गया, काफूर हो गया और उनका मन जो है अन्यमनस्क हो गया और उनके क्रोध की जगह उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो गई और वे शायद पश्चाताप करने लगे कि उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है अपने बच्चे को समझने में और बच्चे की मानसिक दशा को समझने में। लेखक श्याम शरण गुप्त ने इस कहानी के माध्यम से पाठकों को भावुक कर दिया है, निश्चित तौर से ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हमें बालकों के प्रति सहनशील होना चाहिए, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और अधिक से अधिक जितना हो सके हमें उन्हें समय देना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।